ये जो पाकिस्तान के महान क्रिकेटर्स टीवी पर बैठकर भाषण झाड़ रहे हैं, इनके दौर में पाकिस्तान ने कितने आईसीसी टूर्नामेंट्स अपने नाम किए, कितने टाइटल जीते, उसकी चर्चा करेंगे। और उनमें यानी 90s के क्रिकेटर में या अर्ली 2000 के क्रिकेटर्स में और पाकिस्तान की अब की टीम में क्या फर्क है। पहला पॉइंट आपको बताऊंगा कि आज हमारी टीम हार गई, चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस थी, नहीं कुछ कर पाए बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नीज पूरी टीम ही फेल हो गई। हर खिलाड़ी जो है ना, दूसरे अल्फाज में उसने हथियार डाल दिए, टीम ने हथियार डाल दिए। लेकिन एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए भी किसी बंदे के दिल में या किसी फैन के दिल में यह चीज आई है कि यह टीम बिक गई है या इसने मैच फिक्स किया है। लेकिन जब 90s में टीम हारती थी या 2000 के बाद भी टीम हारती थी तो ये बातें होती थी, और होती थी तो दूर तक जाती थी। आज पोस्टमार्टम करेंगे, चाहे वो अहमद शहजाद हूं, वसीम अकरम हूं। वसीम अकरम इज अ लेजेंड, मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन बात करेंगे क्योंकि जब बात चलती है तो वो फिर हर बंदे के इर्द गिर्द आती है, हर बंदे के बारे में वो पोस्टमार्टम किया जाता है। वकार यूनुस, मोहम्मद हफीज, शोएब अख्तर, जितने भी खिलाड़ी टीवी पर बैठे हैं और जो मेंटोर्स हैं, जो पीसीबी से 50-50 लाख ले रहे हैं, वो भी टीवी पर बैठे हुए हैं। ये कहानी आपको बताऊंगा और पूरा वो क्या कहते हैं, मवाजना करेंगे इस टीम का उस टीम का, कितने टाइटल किसने जीते, किसने कितना परफॉर्म किया। और दूसरी जानिब बात करेंगे कि क्या भारत दुबई में जो है, भारत को दुबई में फायदा हो रहा है। कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि यार आईसीसी ना भारत को जानबूझकर दुबई में फायदा दे रहा है। इस पर जो पहला पॉइंट मैं आपको दूंगा, इस स्टोरी पर हंसी आती है सच कहूं तो, वो ये है कि जब 2023 का वर्ल्ड कप था तो पाकिस्तान 3 से 4 वेन्यूज पर अपने सारे मैचेस खेल रहा था, और 3-3 इकट्ठे मैचेस एक एक वेन्यू पर, एक ही ग्राउंड पर खेल रहा था। जबकि भारत 4500 किलोमीटर घूमकर, 4500 किलोमीटर का सफर करके पूरे इंडिया में मैच खेल रहा था। और 2025 के एशिया कप में भी ऐसा ही होगा, पाकिस्तान एक वेन्यू पर खेलेगा। वो पूरी कहानी आपको बताऊंगा। गौतम गंभीर बोले हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब भारतीय टीम क्या फिर 4 स्पिनर्स लेकर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फाइनल में जाएगी। सामने वाली टीम में भी तो अच्छे स्पिनर्स हैं, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की स्टोरी पर आते हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेंटोर्स हैं उसमें चाहे वकार यूनुस हों, इवन मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक वगैरह, जितने भी लोग हैं, हफीज़ इज़ नॉट अ मेंटोर, लेकिन जितने भी मेंटोर्स हैं वो पीसीबी से 50-50 लाख रुपया लेकर टीमों और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों की जिम्मेदारी के वो पैसे लेते हैं। 50 लाख रुपया के इन खिलाड़ियों को हमने ग्रूम करना है, चाहे वो डिपार्टमेंट के खिलाड़ी हों, चाहे किसी डिपार्टमेंट में खेल रहे हों, या फिर जो चैंपियंस कप आपने स्टार्ट किया था वहां पर खेल रहे हों। अगर इतने तनख्वाह आप लेते तो फिर आप टीवी पर क्यों बैठते हैं? आपका तो काम है डोमेस्टिक देखें, उसको मॉनिटर करें। प्रेसिडेंट कप हो रहा है अभी रावलपिंडी में, उसको देखें, वहां से खिलाड़ियों को मॉनिटर करें और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएं। लेकिन आप नहीं, आप तो टीवी पर बैठ के भाषण देंगे कि ये हुआ वो हुआ। और दूसरी जो चीज है, 90s में पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप में द लेजेंड इमरान खान, मतलब छोड़ दीजिए कप्तान के बाद, तो कप्तान एक डिफरेंट लीग का खिलाड़ी था। उसमें उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, एक डिटेल में अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन 92 के बाद वसीम अकरम कप्तान बने, वकार यूनुस कप्तान बने, मोइन खान कप्तान बने। पाकिस्तान कोई टूर्नामेंट तो नहीं जीत पाया आईसीसी का। 99 का वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था, वो भी आप नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए? कितनी चर्चा हुई, हर अखबार में, हर हेडलाइन में यही चीज़ तो छपी थी कि यार इस मैच में कहीं ऊपर नीचे तो नहीं कुछ हुआ। वसीम अकरम बात बोले भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैच फिक्स था, और मुझे पर्सनली ना लगता है मैच फिक्स था। लेकिन जो सर्कुलेट हुई थी ना खबरें, वो यही थी। और जो मार्केट में खबरें फैलाई जा रही थी और वो जो एक हवा क्रिएट हुई थी, उस वक्त का जो ट्रेंड था वो यही था। उसके बाद 2003-2007 के वर्ल्ड कप में मतलब डिजास्टर हो गया। पाकिस्तान के एक कोच के साथ वो ट्रेजेडी हो गई, उसके साथ मतलब बॉब बुलमर की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस दुनिया से चले गए, वो सारी कहानी हो गई। पाकिस्तान टाइटल तो नहीं जीत पाया। और पाकिस्तान ना, मतलब 99 के उस वर्ल्ड कप को छोड़ दिया जाए तो एक एशिया कप पाकिस्तान जीता मोइन खान की कप्तानी में, और फिर 2012 में आप मिसबा की कप्तानी में जीते हैं। और अब आप बात कर रहे हैं कि ये टीम कुछ नहीं कर पा रही, किंग्स को तब्दील कर दिया जाए, ईगल्स को तब्दील कर दिया जाए, शाहीन बाबर को डोमेस्टिक में भेजा जाए। मैं एग्री ज़रूर करता हूं कि डोमेस्टिक इनको खेलना चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि आप इन खिलाड़ियों को यंगस्टर्स के साथ रख के ग्रूम कर सकते हैं। वो कैप्टनसी और वो जो सर्द जंग टीम में चल रही है उसको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान बुरे खिलाड़ी नहीं हैं। दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, और बाबर आजम तो इस जनरेशन का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है। आप उसको मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि आप उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, अहमद शहजाद बातें कर रहे हैं कि भाई ये अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे, यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, ये खिलाड़ी जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे। एक खिलाड़ी उनके बारे में उन्होंने कहा कि स्ट्राइक रेट बहुत लो। अहमद शहजाद साहब, 2016 वर्ल्ड कप था, इंडिया में हम खेल रहे थे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमें 180 अराउंड समथिंग टारगेट जो है ना चेज करना था, 180 के आसपास। शुरू पर शर्जील खान ने पहले 5 ओवर्स में 60 से ऊपर रन्स बना दिए। आप 33 गेंदों पर 32 रन्स बनाते हैं, तो तब अप्रोच कहाँ गई थी? तब भी तो शर्जील ने मतलब स्टार्ट दे दिया था, तब भी तो आप वो मुकाबला आगे लेके जा सकते थे। लेकिन आपने 33 गेंदों पर 32 रन्स बनाए, और आपका स्ट्राइक रेट उन कंडीशंस में, उन बैटिंग कंडीशंस में आपका स्ट्राइक रेट 95 था।
तो मतलब आपने भी तो कुछ ऐसा नहीं किया कि आप धड़ल्ले से तनकीद करें, आपने परफॉर्मेंस दी। मैं मानता हूं कि T20 में आप पहले क्रिकेटर थे जो है जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी पाकिस्तान की जानिब से। वर्ल्ड कप में अब तक आप वाहिद खिलाड़ी हैं T20 वर्ल्ड कप में जिसने 100 किया है। आपकी परफॉर्मेंस है, वी वैल्यू देम, वी रिस्पेक्ट देम, लेकिन इस टीम की भी रिस्पेक्ट बनती है। और कहते हैं कि जब खुशी का माहौल होता है तो तब तो नाचने वाले भी आ जाते हैं, लेकिन जब सोग का माहौल होता है, जब टीम नहीं परफॉर्म कर रही होती, तो फिर साथ कौन खड़ा होता है वो लंबे अरसे तक याद रखा जाता है। उसके साथ साथ जी मोइन खान और वसीम अकरम की एक्चुअली में जो क्या कहते हैं जो तनकीद करने का तरीका वो मुझे पसंद है। वो एक सोबर आदमी है, वो एक तरीके से तनकीद करते हैं, सलीके से तनकीद करते हैं। उन्होंने ना टीम के लूप होल्स के बारे में बताया। लेकिन जो बाकी क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि मतलब बाबर आजम को निकाल दिया जाए, डोमेस्टिक में भेजा जाए, इस कल्चर को खत्म किया जाए, मैं कहीं ना कहीं उनकी बात से एग्री जरूर करूंगा कि जो पावर कल्चर है इसको थोड़ा सा कम जरूर होना चाहिए। लेकिन सुपरस्टार्स ना वो एजिस में एक सुपरस्टार पैदा होता है। बाबर आजम इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, शाहीन शाह अफरीदी इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। तो इनको आप तरीके से ग्रूम कर सकते हैं। खिलाड़ियों की ग्रूमिंग की थोड़ी जरूरत है, इनको टीम मैन बनाने की जरूरत है। इनको क्या कहते हैं कि वो एक टीम में एक जैसे एक झुंड बन के खेलते हैं ना, उस तरह खिलाने की जरूरत है। अदरवाइज ये खिलाड़ी बुरे नहीं हैं। और परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको बताया। अब दूसरी जो परफॉर्मेंस की मेन चीज है कि ये जो जितने भी लेजेंड्स पाकिस्तान के बैठे हुए हैं ना, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, अहमद शहजाद, जितने भी खिलाड़ी, ये कभी वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हरा पाए, वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हरा पाए। और बाबर आजम एंड कंपनी ने 2021 वर्ल्ड कप में भारत को हरा दिया था, पहली बार ऐसा हुआ था। शाहीन शाह अफरीदी सुपरस्टार थे, मैन ऑफ द मैच भी थे, मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था वहां पर। और एक पॉइंट यहां पर आ जाता है, लेकिन 70 से ऊपर मैचेस जो है ना, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के जो पुराने खिलाड़ी हैं, मतलब बड़े लड़के 90s वाले, वो भी जीते हुए हैं इंडिया के अगेंस्ट। और इंडिया को एक्चुअली में वो उस वक्त डोमिनेट भी करते थे, तो एक पॉइंट उनकी तरफ भी जाता है। तो कहने का ये मतलब है, ये वीडियो बनाने का मकसद था कि रिस्पेक्ट करें अपने स्टार्स को, आपके जो लेजेंड्स हैं, चाहे वो पास्ट क्रिकेटर्स हैं या आपके क्रिकेटर्स हैं। और पास्ट क्रिकेटर्स को एक मतलब आपके जो खिलाड़ी हैं उनके साथ बातचीत करें, उनसे राब्ते करें, उनकी मेंटोरशिप करें। हमारे यहाँ मेंटोरशिप नहीं होती, हमारे यहाँ टीवी पर बैठ के ना वो मतलब टीआरपी के लिए और व्यूज के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता। तो वी शुड रिस्पेक्ट ओवर टैलेंट। और 2000 इस टीम ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। बाबर आजम भी उस टीम का हिस्सा थे, मोहम्मद आमिर, मुझे लगता है कि शायद इस जनरेशन के पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर्स हो सकते थे। बट वो एक उनके साथ भी एक ऐसा किस्सा हुआ या एक ऐसी चीज़ हुई जिसके बाद वो भी मतलब उस अरीना से नीचे आ गए। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कि हमें स्टार कैसे बनाने हैं। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी, 12 का एशिया कप इसी टीम के साथ जीता, 2009 का वर्ल्ड कप इसी टीम के साथ जीता, 2007 का फाइनल खेला। तो जो मौजूदा खिलाड़ी हैं वो भी बुरे नहीं हैं अगर सच कहा जाए तो। उनमें शोएब मलिक हैं, हफीज़ हैं, वो भी इस टीम के साथ थे 17 तक। इवन शोएब मलिक और उसके साथ अगर बात की जाए बाबर आजम की, इवन फ़हीम अशरफी उस कार्ड में मौजूद थे। और इस यंग टीम ने 2022 का फाइनल भी खेला, 2021 का फाइनल भी खेला। तो वी हैव टू मेड अ टीम। हमें अपने स्ट्रक्चर को दुरुस्त करना पड़ेगा। खिलाड़ियों में या टैलेंट में इस मुल्क की कोई कमी नहीं है। गली कूचे में, हर जिस गली में जाएं, जिस मोहल्ले में चले जाएं, खिलाड़ी बैठा हुआ और टैलेंटेड खिलाड़ी बैठा हुआ, और क्रेज इतना है खिलाड़ियों में। उस पैशन को, उस मेरिट को आगे लाना पड़ेगा। सिफारशी कल्चर को खत्म करना पड़ेगा। वो जो पर्ची आ जाती है सिलेक्शन में, उसको खत्म करना पड़ेगा। जो डोमेस्टिक में खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका देना पड़ेगा। तो ये आज की एक मेन स्टोरी थी। दूसरी तरफ भारत की स्टोरी की तरफ चलते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार भारत एक ही पिच पर खेल रहा है। देखिए, भारत एक ही पिच पर खेल रहा है, एक ही ग्राउंड पर खेल रहा है। पिच तो डिफरेंट यूज हो रही है लेकिन ग्राउंड एक ही है। अब इसके बारे में जो एक बैठक हुई थी ना, क्या कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आईसीसी में, तो उसमें ये डील तय हो गई थी कि भारत एक ही वेन्यू पर खेलेगा। और जब इंडिया में कोई टूर्नामेंट आएगा तो पाकिस्तान एक ही वेन्यू पर खेलेगा, चाहे वो 2025 का एशिया कप हो या फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप। 25 के एशिया कप के बारे में ये भी खबरें आ रही कि शायद पूरा दुबई में शिफ्ट हो जाए, वो भी आपको बताऊंगा जो कोई खबर आई। लेकिन 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान एक ही वेन्यू पर सारे मैचेस खेले, चाहे वो श्रीलंका में खेले या शायद 2 वेन्यूज पर पाकिस्तान के वो मैचेस वहां पर खिला दें। तो अब ये तो डील है, मतलब ये तो कोई ऐसी डकी छुपी चीज तो नहीं थी ना कि जो भारत जो है वो अपने असर और सूख पर कर रहा है। ठीक है, कुमाऊं पुत्र है, बीसीसीआई आईसीसी का पावर जरूर है, लेकिन ऐसी चीज तो नहीं है जो डकी छुपी हो। ये सामने एक जो है मतलब क्रिस्टल क्लियर चीज थी जो पहले डन एंड डस्टेड हो चुकी थी। और गौतम गंभीर ने इस पर बड़ी खास बात की है कि अगर हम पाकिस्तान में भी होते तो तब भी 2 या 3 स्पिनर्स, उनके कहने का मतलब था कि
के 2 या 3 स्पिनर्स हम वहां पर भी लेके जाते तो भारतीय टीम का जो प्लान था वो पहले ही स्पिनर्स के साथ अटैक करने का था। इसलिए वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर को इवन टीम में रख दिया था। 5-5 स्पिनर्स मौजूद थे। जड्डू और अक्षर हमेशा खेलते ही हैं और कुलदीप इस फॉर्मेट में कद बढ़ जाता है उनका। और क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो आपने चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ एक स्पिनर रखा, जबकि न्यूजीलैंड और इंडिया 4-4 स्पिनर्स रखकर फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। और भारत का पहले से ये प्लान, ये टारगेट इसलिए था, गौतम गंभीर ने कहा, उस पर जो मेरा तज्जिया है वो ये है क्योंकि बुमराह अवेलेबल नहीं थे और बुमराह की गैर मौजूदगी में आपको स्पिनर्स पर रिलाई करना था। नए गेंद के साथ शामी ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, पांड्या, हर्षित राणा, आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको बीच में स्पिनर्स चाहिए थे जो आपको विकेट चटका कर दें। तो वो काम आपके स्पिनर्स ने ही किया है। और उसके साथ जी न्यूजीलैंड और इंडिया फाइनल डिटेल में चर्चा करूंगा रोज अब जब तक फाइनल होता। लेकिन आज एक बात बताऊंगा आपको, उस फाइनल मार के बारे में हल्का सा प्रीव्यू ये करता हूं कि उस मैच में जो आपके स्पिनर्स हैं उनका इतना बड़ा रोल रहने वाला है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि पिच स्लो बनने जा रही है। पिच स्लो होगी, बाउंस स्लो रहेगा। इसी मैदान पर हराया था भारत ने न्यूजीलैंड को। क्या भारत दोबारा न्यूजीलैंड को हरा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन न्यूजीलैंड एक्चुअल में स्पिनर अच्छा खेलते हैं, चाहे वो रचिन रविंद्रा हो, केन विलियमसन हो, इवन डैरेन मिचेल भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, विल जंग, टॉम लेथम, अगर ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं। और न्यूजीलैंड की जो एक मेरे नज़दीक जो खामी थी वो ये थी कि वो तेज़ नहीं खेल पाते, वो शायद उस तरह बड़े टारगेट नहीं बनाते, लेकिन कल के मैच में तो कर दिया। मतलब 364 तो आपने बना दिए। और दुबई में अगर ना भी आप तेज़ खेलें, स्लो पिच है, आप काम तो कर जाएंगे सिंगल डबल्स के साथ। लेकिन भारतीय टीम के स्पिनर्स, वरुण चक्रवर्ती की फिर की पिछली बार नहीं समझ आई थी, इस बार भी वो जो बैटल रहने वाला है न्यूजीलैंड की बैटिंग, चाहे रचिन रविंद्रा हो, विल यंग हो, इवन केन विलियमसन फॉर्म में आ गए पिछले मुकाबले में वो शतक, तो फिर उनके सामने जब वरुण चक्रवर्ती होंगे, जड्डू होंगे, अक्षर पटेल होंगे, वो इस मुकाबले का मैन ऑफ द मूवमेंट होगा। मुझे लगता है टीम इंडिया एक दफा फिर 4 स्पिनर्स के साथ जाएगी और शायद इस बार फास्ट बॉलर ज्यादा काम कर जाएं। शामी अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमेशा अच्छा करते हैं। डिटेल में चर्चा करते ही रहेंगे अगले आने वाले दिनों में इन टॉपिक्स पर, क्योंकि फाइनल बड़ा मार्का है और चैंपियंस ट्रॉफी टाटा बाय बाय होने लगी है। तो मैं भी आज की वीडियो से टाटा बाय बाय होने लगा हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो ये कैसी लगी।